ऐसे को चेक करते हुए पेपर चेकर सबसे पहले जिस चीज को देखता है वो आपकी आउटलाइन होती है। आउटलाइन अगर कॉम्पैक्ट हो, परफेक्ट हो, इंटेक्ट हो, जैसे होनी चाहिए, एरर फ्री हो, उसमें मिस्टेक्स ना हो, लॉजिकल हो, कोहेरेंस उसके अंदर हो, तो 50% चांसेस ये होते हैं कि एग्जामिनर जो पेपर चेकर है उसका माइंडसेट बन जाता है कि उसने आपको पास करना है। एंड कन्वर्सली, अगर आपकी आउटलाइन जो है वो कन्विंसिंग नहीं है, परसुएसिव नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्टली क्राफ्टेड नहीं है, लॉजिकली क्राफ्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि 50% चांसेस है कि पेपर चेकर आपके जो रिमेनिंग आपका जो आगे आप ऐसे लिखेंगे उसमें इंटरेस्ट लूज कर देगा। और एग्जाम पेपर चेकर जब एग्जाम अपनी इंटरेस्ट लूज कर देता है तो इट मीन्स कि यू आर एट द वर्ज ऑफ डिजास्टर, फेलियर। आज मैं एक टॉपिक लूंगा, इनटॉलरेंस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। और मैं उसके ऊपर आपको एक परफेक्ट आउटलाइन ड्रा करके दिखाऊंगा। और इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा कि आप इस टॉपिक पे यानी इंटॉलरेंस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के ऊपर कौन सी बुक्स कोट करें, कौन से रिसर्च इंडस्ट्रीज साइट करें, कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हवाला दें, और इसी तरह कौन सी बुक्स को आप कोट करना चाहिए आपको। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। टॉपिक हमारा है इनटॉलरेंस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। और अगर हम इसका आउटलाइन ड्रा करेंगे तो सबसे पहली जो आउटलाइन का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? जब आप ऐसे लिख रहे होंगे, आप इसमें इनटॉलरेंस को डिफाइन करेंगे कि इनटॉलरेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स अराउंड। जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनके व्यूज और बिहेवियर को जब हम बर्दाश्त नहीं करते, अनविलिंगनेस शो करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली इंटॉलरेंस। ये प्रेजुडिस के बहुत करीब चीज़ है, क्या है इंटॉलरेंस। फिर इसकी आप इसी आउटलाइन अपना इंट्रोडक्शन के जो पैराग्राफ आप लिख रहे होंगे, पहला पैराग्राफ, तो उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, डिफरेंट फॉर्म्स, टाइप्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि आप पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल ये लिख सकते हैं। इंटॉलरेंस की इन फुटिंग्स के ऊपर मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, ऑन पॉलिटिकल फुटिंग, ऑन रिलीजियस फुटिंग, ऑन इकोनॉमिक फुटिंग एंड ऑन सोशल फुटिंग। फिर थीसिस स्टेटमेंट आप देंगे। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा उसकी एंड पे थीसिस स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ आउटलाइन के अंदर जो पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे आप। आपको समझाने की खातिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखेंगे आप आउटलाइन में तो उसके नीचे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन का जब पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आप इंट्रोडक्शन इंटॉलरेंस की आपने डेफिनेशन भी देनी है, उसकी डिफरेंट फॉर्म भी बतानी है, और अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के एंड पे लिखनी है। और वो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, with known numerous causes, intolerance impacts a society adversely in multiple ways and requires few practical solutions to ensure a stable society. अब ये थीसिस स्टेटमेंट जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इंटॉलरेंस के कुछ नॉन न्यूमरस कॉजेज हैं, और ये सोसाइटी को एडवर्सली यानी कि नेगेटिवली ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। और इनटॉलरेंस इस चीज़ की मुतकाजी है कि हमें स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने होंगे। तो तीन इस हमारी थीसिस स्टेटमेंट में तीन एलिमेंट्स हैं, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। अब दूसरी जो आउटलाइन में जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा सेलिएंट कॉजेज ऑफ इंटॉलरेंस। उसमें मैंने चार काजेज दिए हैं। जैसे मैंने चार टाइप्स बताई हैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर, मैं बताऊंगा कि इन फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस या टाइप्स ऑफ इंटॉलरेंस, या इंटॉलरेंस इज मैनिफेस्टेड इन फोर वेज: पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, इकोनॉमिक इंटॉलरेंस एंड सोशल इंटॉलरेंस। तो उसी हिसाब से मैं कॉजेज दूंगा। पहला कॉज मैं लिखूंगा कि वीक रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस सेमिनरीज इज अ मेजर कॉज ऑफ सेक्टेरियनिज्म। यानी ये जो मजहबी हमारे मदारस होते हैं उनकी चूंकि रेगुलेशन वीक होती है, उससे सेक्टेरियनिज्म जन्म लेता है। जो डिफरेंट फ़िरके हैं, शिया, सुन्नी, फसादात, और जो दूसरे मसालिक होते हैं उनके उनके लोगों के लिए हमारी, या इवन के जो दूसरे फेथ के लोग होते हैं, जो मिनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, उनके अगेंस्ट
सेक्टेरियनिज्म की जो फिजा पैदा होती है, वो बेसिकली वो इन रिलीजियस इनटॉलरेंस की एक शक्ल है। और उसकी रीज़न मैंने काज क्या बताया कि जो हमारे रिलीजियस सेमिनरीज या मदारस हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वीक रेगुलेशन है। फिर अब ये रिलीजियस फुटिंग यानी कि रिलीजियस इंटॉलरेंस की मैंने का कॉज बता दिया। फिर मैं बताऊंगा कि लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अनदर रीजन ऑफ राइजिंग रिजिडिटी, कि हम हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनके अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जो सिविक एजुकेशन से आती है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सोसाइटी के लिए जिस सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, जिस जो सोसाइटी हमें पनपने का मौका देती है, ग्रो करने का मौका देती है। हमें अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी के लिए आंसरेबल अकाउंटेबल जिम्मेदार होना चाहिए। तो वो जिम्मेदारी कहाँ से आती है? सिविक एजुकेशन से आती है। और वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी कमी से क्या होता है? रिजिडिटी बढ़ती है, यानी इनटॉलरेंस बढ़ती है, जिसको हम सोशल इंटॉलरेंस कह सकते हैं। तो हमने सोशल इंटॉलरेंस का कॉज क्या बता दिया कि लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने गौर किया होगा तो पहली सब आउटलाइन में मैंने इंटॉलरेंस की जगह सेक्टेरियनिज्म का वर्ड यूज किया है। दूसरी सब आउटलाइन में मैंने इंटॉलरेंस की जगह रिजिडिटी का वर्ड यूज किया है। थर्ड जरा देखिएगा, थर्ड पॉइंट में मैं लिखूंगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने नीचे पैरेंथेसिस में वजाहत करी आपकी आसानी के लिए लिख दिया, अदरवाइज आप सब आउटलाइन के नीचे और कुछ पॉइंट नहीं लिखेंगे। मैंने लिख दिया कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करते बच्चों में, जिससे वो रिस्पेक्ट नहीं करते अथॉरिटीज़ की या अपने सीनियर की। और लो सिविल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस यानी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी मॉरल और सिविक एजुकेशन नहीं होती। तो इसको आपने आउटलाइन में नहीं लिखना है जी, मैं आपको समझाने की खातिर मैंने लिखा है। अब तीसरा कॉज में क्या लिखूंगा? अब मैंने रिलीजियस इंटॉलरेंस की जगह सेक्टेरियनिज्म लिखा, सोशल इंटॉलरेंस की जगह मैंने रिजिडिटी का वर्ड लिखा, सोशल रिजिडिटी आप कह सकते हैं। तीसरा जो है वो मैं लिख रहा हूँ इकोनॉमिक इंटॉलरेंस की कॉज बता रहा हूँ। इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स गिव बर्थ टू इकोनॉमिक हॉस्टिलिटीज, यानी जो हमारे पास रोजगार नहीं होता, बेरोजगारी होती है, महंगाई आए रोज बढ़ती रहती है, इससे हमें स्ट्रेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जब हमारे पास खाने पीने को कुछ होता नहीं है, हम अपने घर की जरूरियात पूरी नहीं कर पाते, तो ये जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, इससे क्या होता है? इससे मुआशी तौर पे हम हॉस्टाइल फीलिंग्स रखते हैं अमीरों के बारे में, गरीब लोग। तो अमीरों और गरीबों के दरमियान में, हैव और हैव नॉट्स के दरमियान में क्या होता है? इकोनॉमिक इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त जो है वो जन्म लेती है। तो ये इकोनॉमिक इंटॉलरेंस का कॉज क्या है? कि इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स हैं, यानी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये तीसरा पॉइंट जो है इसमें जो मैंने सब आउटलाइन नीचे लिखी है, सब आउटलाइन के नीचे जो पॉइंट लिखे हैं, ये आपको समझाने की खातिर लिखे, आपको यहाँ पर लिखने की, आउटलाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है अब रिलीजियस इंटॉलरेंस, सोशल इंटॉलरेंस, इकोनॉमिक इंटॉलरेंस। और चौथा काज जरा देखिएगा कि वीक पॉलिटिकल लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इंटॉलरेंस। अब जरा देखिएगा इन कॉजेज के जो चार सब आउटलाइन है उसमें मैंने एक जगह पे इंटॉलरेंस का वर्ड यूज किया है, अदरवाइज मैंने सेक्टेरियनिज्म, रिजिडिटी, हॉस्टिलिटीज, और फिर अब मैं इंटॉलरेंस का वर्ड लिख रहा हूँ। क्योंकि हर अगर सब आउटलाइन में आप इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस का वर्ड लिखते रहेंगे तो दैट वुड क्रिएट वेरी नेगेटिव इंप्रेशन कि आपके पास अल्फाज की कमी है, यू डोंट हैव अदर सिनोनिम्स टू यूज। तो चूंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होती, क्यादत नहीं होती, जिससे क्या है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, उनके जो जाले होते हैं, उनके जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो कठपुतलियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? वो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का मुजाहरा करती हैं। क्योंकि उनको एक स्ट्रांग लीडर नहीं मिला होता जिसने उनको डायरेक्शन नहीं दी होती, तो वो एक डायरेक्शन लेस मॉब्स होते हैं, जत्थे होते हैं, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर चढ़ देते हैं, उन कारकुनों के ऊपर। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर सपोज मुल्क में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो प्रॉपर लीडरशिप जो है अगर होगी तो वो उनको बताएगा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारी चीज़ें। अगर वो नहीं होगा तो वो जो नौजवान लोग होंगे वो डायरेक्शन लेस होंगे, और जो वो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस जन्म लेगी और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मारने पे तुले होंगे, और दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल इंटॉलरेंस। और इसकी कॉज क्या है? क्योंकि हमने कहा कि वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अब हमने इनटॉलरेंस की चार टाइप्स माइंड में रखी। रिलीजियस इंटॉलरेंस, उसकी रीजन बताई कि वीक रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस सेमिनरीज। फिर हमने माइंड में रखा कि दूसरा
इंटॉलरेंस, सोशल इंटॉलरेंस हो सकती है, उसकी हमने कहा रीज़न हो सकती है लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा हमने माइंड में रखा कि इकोनॉमिक इंटॉलरेंस हो सकती है, उसकी रीज़न इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स हमने बता दिए। चौथा हमने सोचा कि इंटॉलरेंस जो है वो पॉलिटिकल फुटिंग के ऊपर भी हो सकती है, और उसकी रीज़न क्या है, वीक पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये हमने कॉजेज बता दिए इंटॉलरेंस के। अब इसी तरह जो मैंने कॉज बताया उसका मैं इफेक्ट बताऊंगा और उसका सोल्यूशन बताऊंगा। आप जरा देखिएगा, नेक्स्ट जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी इम्पैक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस। जो टाइटल था, हमारा टॉपिक था ऐसे का, वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इंटॉलरेंस कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग कॉजेज की, सेलिएंट कॉजेज ऑफ इंटॉलरेंस, तीसरी हेडिंग आ रही है इम्पैक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस। आप इम्पैक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस में ज़रा देखिएगा उसी तरतीब के साथ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्योंकि मैंने पहला जो कॉज बताया था वो बताया था रिलीजियस इंटॉलरेंस का, यानी सेक्टेरियनिज्म का। तो अब मैं उसका इम्पैक्ट बताऊंगा कि जब वीक रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस सेमिनरीज होती है, जब जो हमारे मजहबी मदारस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनकी रेगुलेशन नहीं होती, तो सेक्टेरियनिज्म जन्म लेता है, जिसको हम कह सकते हैं इंतहा पसंदी होती है, मसलक की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरका की बुनियाद पे। तो उससे क्या होता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ सेक्टेरियनिज्म थ्रेटन्स पीस। उससे क्या होता है, जब मजहबी तौर पे अदम बर्दाश्त होती है, तो सोसाइटी में वो जो लोग होते हैं वो मज़हब की आड़ लेके वायलेंस फैलाते हैं, और इस तरीके से दूसरे लोगों को वो काफिर समझते हैं, और यूं उनको मारने पे तुले होते हैं, और जिससे सोसाइटी से पीस खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर दूसरी पॉइंट हमने काज लिखा था, बेसिकली वो सोशल इंटॉलरेंस का हमने कहा था कि लोगों में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिससे उनकी राइजिंग, दे आर राइजिंग इन इन टर्म्स ऑफ रिजिडिटी, वो रिजिड होते जा रहे हैं सोशल इंटॉलरेंस की। उसका हमने इम्पैक्ट क्या बताएंगे कि लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाल्ट्स, रोकती है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। अब अगर किसी बंदे के अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सोशल इनटॉलरेंस का मुजाहरा करेगा। यानी कि वो, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैंने मुआशरे में, जिस मुआशरे में मैं रहता हूँ उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, उसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट करना है पॉजिटिवली। तो जब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और वो सोशल इनटॉलरेंस का मुजाहरा करेगा, तो वो सोसाइटी के अंदर सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम को ना तो चलने देगा, और ना ही वो खुद सोशल वर्क के प्रोजेक्ट्स में काम करेगा। तो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम रुक जाते हैं अगर कोई बंदे के अंदर, लोगों के अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस ना हो तो। और इस तरह तीसरा फ्रंट जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रेसर, मैंने कहा था इकोनॉमिक स्ट्रेसर से इकोनॉमिक इंटॉलरेंस जन्म लेती है। अमीर और गरीबों के दरमियान में गल्फ पैदा होती है। गरीब अमीरों को समझते हैं कि इन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया, और उनके खिलाफ होते हैं। यूँ अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, और उनके दरमियान में मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट की फिजा जन्म लेती है, जिससे इकोनॉमिक इंटॉलरेंस जन्म लेता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इंटॉलरेंस इज काजिंग राइज इन स्ट्रीट क्राइम्स। तो जो गरीब है वो समझता है कि मेरा इस्तेहसाल हुआ है, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत है, महंगाई का तूफान जब बम गिरता रहता है, तो उससे वो स्ट्रीट क्राइम्स करता है। तो इससे ये इकोनॉमिक इंटॉलरेंस की हमने उसका इम्पैक्ट बता दिया। और चौथा, कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान होता है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मारने पे तुले होते हैं। और जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस जन्म जो लेता है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है, उससे उसका इफेक्ट क्या है, जरा देखिएगा कि पॉलिटिकल इंटॉलरेंस इज एडवर्सली इम्पैक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत नहीं होती, तो उसके जो लोग होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो जियाले होते हैं, वो डायरेक्शन लेस मॉब की शक्ल अख्तियार करते हैं, और वो बेसिकली जहां उनको मौका मिलता है वो अपने प्राइवेट गेन्स के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। नेशनल इंटरेस्ट उनकी तवज्जो नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। इससे क्या है, वो प्राइवेट गेन्स और माल हथियाने के चक्कर में होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी रुकन होते हैं, जो उनके जितने भी जाले होते हैं, तो इससे यह है कि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पसे पुष्ट ऑन द बैक बर्नर चली जाती है, और जो नेशनल इंटरेस्ट का नुकसान होता है। तो ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का नुकसान हुआ, इम्पैक्ट हुआ। अब हम, जैसे मैंने कॉजेज बताए उसी तरह मैंने इम्पैक्ट्स बताए, अब उसी तरह मैं सोल्यूशन बताऊंगा। सोशल इंटॉलरेंस, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस और पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, जो सारों के। अब जरा देखिएगा, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते आ रहे हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस का। तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशंस टू एड्रेस इंटॉलरेंस रिकमेंडेशन, ये चौथा पॉइंट है हमारा। अच्छा, ये एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि जब हम बात कर रहे थे दूसरी हेडिंग में कॉजेज, तो कॉजेज का पॉइंट दूसरा था मेन आउटलाइन में। तो उसके जितने सब आउटलाइन है वो फ्रेज सेंटेंसेस की शक्ल में है, और वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 है। इसी तरह तीसरा पॉइंट इम्पैक्ट्स का है,
इम्पैक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस, उसके आगे हमने कॉलन देना होता है क्योंकि उसके नीचे सब आउटलाइन आ रही हैं। कॉलन शो कर रहा है कि इसके नीचे कुछ चीज़ लिखा जाएगा, सब आउटलाइन लिखी जाएंगी। तो 3 पॉइंट के जो सब पॉइंट है वो सेंटेंसेस की शक्ल में है पूरे पूरे, और 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 है अकॉर्डिंगली। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा है, वो है सॉल्यूशंस टू एड्रेस इंटॉलरेंस, यहाँ आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। इसी तरह यानी कि रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर हम सॉल्यूशन देंगे। पहला हमने पॉइंट बताया था कि जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या सेमिनरीज हैं उनकी रेगुलेशन नहीं होती। तो अब हमने क्या सोल्यूशन देना है? डेवलपिंग इंटरफेथ हार्मनी। अब जैसे हमने कहा कि मजहबी जो मदारस हैं हमारे, चूंकि उनकी रेगुलेशन नहीं होती तो उससे क्या होता है, सेक्टरियनिज्म होता है। लिहाजा डेवलपिंग इंटरफेथ हार्मनी थ्रू रेगुलेटिंग सेमिनरीज कैन प्रमोट हार्मनी। कि अगर हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करें, जो मसाले के दरमियान, फ़िरक़ों के दरमियान, मज़ाहिब के दरमियान में जो इंटरफेथ हार्मनी होती है, उसको अगर हम डेवलप करें, वो कैसे हो सकती है कि हम जो मदारस हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, उनको रेगुलेट करें ताकि हर मदरसे की जो का मेंबर है उससे अलग अलग मैसेज ना जाए, कुछ एनिमोसिटी का या एनिमिटी का या रिलीजियस तफरीक का, सेक्टेरियनिज्म का मैसेज ना जाए। तो जो तमाम जो मदारस होंगे उनको जब हम रेगुलेट करेंगे तो एक ही नैरेटिव जाएगा जो स्टेट का नैरेटिव है। उससे क्या होगा, इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट होगी और उससे पीस प्रमोट होगा। इसी तरह दूसरा हमने ये हो गया रिलीजियस इंटॉलरेंस को कोप अप करने का, टैकल करने का, एड्रेस करने का तरीका। दूसरा पॉइंट हमने जैसे बात कर रहे थे सोशल फुटिंग के ऊपर, इंटॉलरेंस की हमने जब बात की तो हमने कहा था कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उससे क्या होता है कि वो लोग सिविल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम नहीं होने देते। तो हमने कहा कि प्रायोरिटाइजिंग सिविक एजुकेशन, अब हम चूंकि सोल्यूशन बता रहे हैं, प्रायोरिटाइजिंग सिविक एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग इज इनएविटेबल टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। कि अगर हम सिविक एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे तो लोगों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। जब लोगों के किरदार साजी हम कर रहे होंगे तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और जो वो इनटॉलरेंस का शिकार नहीं होंगे बल्कि टॉलरेंस, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे। और अगर हम तीसरी फुटिंग की बात करें कि जो इकोनॉमिक इंटॉलरेंस है, क्योंकि लोगों को समझता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई बहुत है, जो जो इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स हैं उससे जो गरीब है वो अमीर के बारे में इकोनॉमिक हॉस्टिलिटीज़ रखता है। और जो अमीर और गरीब के दरमियान में जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का जो गल्फ है वो बढ़ता जा रहा है। और ये इकोनॉमिक इंटॉलरेंस का इसका इससे क्या है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ensuring economic reforms can promote economic, यहाँ पे हम लिख देते हैं ensuring viable, viable का मतलब होता है फायदेमंद या सूदमंद। ensuring viable economic reforms can promote economic stability। कि अगर हम मुफीद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो मुआशी इस्लाहात अगर हम उनको इंश्योर करें, यकीनी बनाए, तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है इकोनॉमिक इंटॉलरेंस नहीं होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है मुआशी इस्तेहकाम होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हर बंदा खुशहाल होगा और यूँ तमाम लोग आपस में अच्छे जज्बात रखेंगे क्योंकि उन्हें नहीं लगेगा कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और यूँ आखिरी पॉइंट जो है वो हम पॉलिटिकल फ्रंट पे हम बात कर रहे थे कि चूंकि लीडरशिप नहीं है, उससे जो मॉब्स हैं, पॉलिटिकल जो मॉब्स हैं, लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं, दूसरी पार्टीज के लोगों को मारने पे तुले होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पस से पुश्त रख के प्राइवेट गेन करने की कोशिश करते हैं। अपना जहाँ जहाँ उनको फ़ायदा हासिल होता है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका हल क्या है? इनकलकेटिंग, कि उनके दिमाग में बिठाएं क्या चीज़? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी समाज सियासी शऊर। इनकलकेटिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग सिटीजनरी विल प्रमोट डेमोक्रेसी। कि अगर हम जो हमारी जो यूथ है, जो हमारी जो सिटीजनरी है, जो हमारे जो हमारे शहरी हैं किसी मुल्क के भी, उनके दिमागों में, दिलों में अगर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी सियासी शऊर उजागर किया जाए, डाला जाए, तो उससे क्या होगा? डेमोक्रेसी की तरफ वो आएंगे, जमहूरियत की तरफ आएंगे और वो पीसफुल हो जाएंगे और जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे 4 पॉइंट, यानी कॉजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस। अब आगे आखिरी हेडिंग होगी कंक्लूजन की। कंक्लूजन का जो आगाज है वो हम करेंगे थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट को हम रीस्टेट करेंगे मुख्तलिफ अल्फाज में। लाइक मैं उसको उसी तरह बात कर रहा हूँ कि विद नोन काजेज इंटॉलरेंस इन्फ्लिक्ट्स devastating effects on individuals and societies and requires practical steps for its redressal। कि इसके नॉन हमें पता है कि कौन से काजेज हैं इंटॉलरेंस के। इससे ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और सोसाइटीज़ के ऊपर भी क्या करती है, बड़े नेगेटिव
हार्मफुल और डेवास्टेटिंग मोहलिक असरात जो है वो लगाती है, असरात मतलब का बायस बनती है। और इसके हल के लिए फ्यू प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें चाहिए। इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, अगर इस इंटॉलरेंस को हम अनएड्रेस रहने दें, इट थ्रेटन्स पाकिस्तान रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक। अगर इस इंटॉलरेंस को हम कह दें कि बस इसको रहने देते हैं, इसको हम एड्रेस नहीं करते, तो इससे पाकिस्तान का जो रिलीजियस यानी मजहबी, सोशल यानी समाजी, इकोनॉमिक यानी मुआशी, और पॉलिटिकल यानी सियासी फैब्रिक जो है उसका शिराजा बिखर जाता है। और इस तरह देयर फॉर एड्रेसिंग इंटॉलरेंस रिक्वायर्स मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। लिहाजा इंटॉलरेंस को हम एड्रेस करने के लिए हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसके मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशन हैं, उसकी ज़रूरत है। लिहाजा हम वीक आखिर आखिर पे जब हम इस कंक्लूजन के पैराग्राफ को हम एंड पे कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो कंक्लूजन के पैराग्राफ के नीचे हमने चीज़ें लिखी हैं, कंक्लूजन की हेडिंग, सॉरी, ये चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आउटलाइन को, तो जैसे इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ नहीं लिखना, कंक्लूजन के नीचे भी कुछ नहीं लिखना। जो कुछ मैंने लिखा है जहाँ पे, ये कंक्लूजन के पैराग्राफ जब आप लिख लेंगे उसमें ये बात लिखनी है। तो कंक्लूजन के पैराग्राफ की जब एंडिंग करेंगे तो वो होपफुल होगी। लाइक आप कह सकते हैं कि वी कैन बिल्ड a tolerant society through regulated seminaries, कैरेक्टर बिल्डिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ये वही बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है उसकी की है, उसकी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंक्लूजन के पैराग्राफ में आपको नई बात नहीं कर सकते। वही बातों को, उन्हीं बातों को समराइज करेंगे, रीस्टेट करेंगे, उन्हीं बातों का इरादा करेंगे जो बातें पहले आप आउटलाइन में और ऐसे में डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिख चुके होंगे। ये बातें चूंकि हम लिख चुके हैं कि सेमिनरीज को रेगुलेट करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, सिविक एजुकेशन के थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म मुतारफ करवानी है, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर इनकलकेट करनी है ताकि वो पीसफुल हो जाए और डेमोक्रेसी के अंदर वो हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, वोट कास्ट करें अपना। तो इससे हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। अब इस ऐसे की सपोर्ट में मैं कुछ मटेरियल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप टॉलरेंस एंड सोसाइटी के ऊपर कोई किताब का हवाला देना चाहते हैं, जब आप टॉलरेंस और सोसाइटी की बात कर रहे होंगे, तो ऑन टॉलरेंस एक किताब है, और ये है भाई माइकल वाल्जर की। और ये बेसिकली इस किताब के अंदर वो बताता है कि जो डिफरेंट प्लूरल सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसे मैनेज करती हैं डिफरेंसेस को, यानी इंटॉलरेंट बिहेवियर को। एक और किताब है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज बाय कार्ल पॉपर। ये किताब जो है ये डिस्कस करती है इंटॉलरेंस के नुकसानात क्या हैं, डेंजर्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं जहां आपको जरूरत पड़े। जब आप रिलीजन और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे होंगे, यानी जब आप रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात कर रहे होंगे, तो आप एक किताब का हवाला दे सकते हैं द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। इस किताब को जब हवाला देंगे तो ये किताब बेसिकली आपको हेल्प करेगी। इस किताब को जब हवाला देंगे तो ग्लोबल जो रिलीजियस टेंशन्स हैं उनको डिस्कस करते हुए आपकी हेल्प करेगी। जब आप ग्लोबल लेवल पे रिलीजियस फुटिंग के ऊपर जो टेंशन्स हैं या इंटॉलरेंस है उसका हवाला जब दे रहे होंगे, तो आप इस किताब का हवाला दे सकते हैं। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी सिंपली लिख सकते हैं आगे बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। और इसी तरह एक और किताब है द एंड ऑफ फेथ। ये किताब है बाय सैम हैरिस की। और इस किताब ये बेसिकली रिलीजियस फुटिंग के ऊपर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या रिलीजियस इंटॉलरेंस है इसको डिस्कस करती है कि उसके नुकसान क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या है। इसी तरह अगर आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेसी की बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने एक पॉइंट दिया, सोशल इंटॉलरेंस के लिए सिविक एजुकेशन ज़रूरी है, मॉरल एजुकेशन ज़रूरी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का उजागर करना ज़रूरी है। तो अगर उसकी जब आप बात कर रहे होंगे तो आप एक किताब का हवाला दे सकते हैं बॉलिंग अलोन बाय रॉबर्ट डी पुटनैम की। ये रॉबर्ट डी पुटनैम जो है उसकी किताब है बॉलिंग अलोन। ये बेसिकली ये किताब डिस्कस करती है कि लोगों के अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक एंगेजमेंट जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो सोशल इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं। एक और किताब है जिसका हवाला दे सकते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका बाई अलेक्सिस डी टॉकवेल। और ये किताब जो है ये डिस्कस करती है कि जो पॉलिटिकल टॉलरेंस होती है और जो सिविक कल्चर है इस उसकी कितनी अहमियत है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं इसको विजिबल कर देता हूँ। अगर आप ग्लोबल, ये तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात होगी। हम आगे बात कर रहे थे कि कुछ ग्लोबल इंडिसेस भी आप कोड कर सकते हैं अपने ऐसे में, ये जो जिसके ऊपर हम बात कर रही है इंटॉलरेंस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन पे। तो वो कौन से ग्लोबल इंडिसेस आप साइड कर सकते हैं। रिलीजियस फ्रीडम की जब आप बात कर रहे होंगे या रिलीजियस इंटॉलरेंस के ऊपर, तो आप फ्रीडम ऑफ थॉट जो रिपोर्ट है उसका हवाला दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान 100 में से 27वें नंबर पे खड़ा है। इसी तरह अब ये प्यू रिसर्च सेंटर एक है,
उसका सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स होता है, उसमें पाकिस्तान 25 कंट्रीज में है जिसमें सोशल लेवल पे सोशल इंटॉलरेंस का लोग शिकार है, सोशल हॉस्टिलिटीज का शिकार है। तो पाकिस्तान टॉप 25 कंट्रीज में है जहाँ पे सोशल इंटॉलरेंस का लोग मुजाहरा करते हैं। इस तरह डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के ऊपर आप फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स या डेमोक्रेसी इंडेक्स का हवाला दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करता है, और पाकिस्तान का नंबर जो है वो 165 कंट्रीज में 124 नंबर पे है डेमोक्रेसी के हवाले से। यानी कि लोगों के अंदर डेमोक्रेसी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसकी रीज़न जो है वो हम दे सकते हैं कि पॉलिटिक्स या जो सोशल इंटॉलरेंस है। नेक्स्ट आगे है गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर वर्ल्ड वाइड के गवर्नेंस इंडिकेटर का भी हवाला दे सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनका हवाला कैसे देंगे, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स मिसाल के तौर पे पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसी तरह अगर अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इस तरीके से आप हवाला देंगे। सोसाइटीज विद हायर इंटॉलरेंस टेंड टू एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ वायलेंस, इस तरीके से आप हवाला देंगे। अब नेक्स्ट कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आप अपने ऐसे में जब जिक्र करेंगे तो आपके ऐसे की जान मजबूत हो जाएगी, आपके ऐसे की वेटेज मजबूत हो जाएगी। जब आप इंटॉलरेंस के अगेंस्ट बात कर रहे होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं दुनिया में जो इंटॉलरेंस के अगेंस्ट स्टेप उठाने के ऊपर माइल करती हैं। ये बेसिकली जब आप सोल्यूशन के पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपने इन ऑर्गेनाइजेशन का हवाला देना है, लाइक यूएन हो गया, लाइक यूनेस्को हो गया, लाइक ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उसका हवाला दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनेस्को डिक्लेयर्ड नवंबर 16 एज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। अब नवंबर 16 टॉलरेंस डे के तौर पे मनाया जाता है यूएन के मुताबिक, सॉरी यूनेस्को के मुताबिक, तो इसका हवाला दे सकते हैं ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग सोसाइटीज़ एंड अमंग कल्चर्स प्रमोट हो, इंटॉलरेंस का खात्मा हो, टॉलरेंस प्रमोट हो। तो 16 नवंबर यूनेस्को के मुताबिक इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है, इसका हवाला दे सकते हैं। इस तरह ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका आप हवाला दे सकते हैं कि इनकी कोई रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं कि जो बेसिकली रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को और इंटॉलरेंस को सनब करती हैं, उसको उसके बारे में ताकीद करती हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस इंटॉलरेंस को कंट्रोल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए टू प्रमोट टॉलरेंस इन द सोसाइटी। इस तरह इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो है जो कौन सी आपको मेंशन करनी चाहिए इस ऐसे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का आप हवाला दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन। इसका जब आप हवाला देंगे तो रिलीजियस टॉलरेंस की आप बात कर रहे होंगे, रिलीजियस इनटॉलरेंस को कंट्रोल करने की आप बात कर रहे होंगे थ्रू द रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसी तरह कुछ कोटेशन भी इस ऐसे में आप लिख सकते हैं, जैसे टॉलरेंस के ऊपर वोल्टायर की कोटेशन लिख सकते हैं, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। कि जो कुछ आप कहते हो मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ या उसको मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो आपका डिसएग्रीमेंट का जो राइट है मैं मरते दम तक उसकी हिफाजत करता रहूँगा। तो ये भी इन टॉलरेंस के अगेंस्ट और टॉलरेंस की फेवर में एडवोकेसी में बहुत अच्छा रेफरेंस है, कोर्ट है। और इन टॉलरेंस के ऊपर आप कार्ल पॉपर की किताब का भी मैंने हवाला ऊपर दिया है, इसके ऊपर उनका कोड लिख सकते हैं कि अनलिमिटेड टॉलरेंस मस्ट लीड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ टॉलरेंस। कि अगर टॉलरेंस इस हद तक हो कि बे इंतहा टॉलरेंस हो तो इसका मतलब है कि टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। तो टॉलरेंस की भी कुछ हद होती है। और उसके बाद ऑन रिलीजन एंड पीस अगर आपको कोटेशन लिखना चाहे तो महात्मा गांधी की ये कोट लाजमी लिखें अपने ऐसे में कि इनटॉलरेंस इज इट सेल्फ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। कि जब आप इनटॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे होते हैं तो दरअसल आप वायलेंट होते हैं। इसी तरह डेमोक्रेसी के ऊपर आप जो है वो नेल्सन मंडेला की ये कोट मेंशन कर सकते हैं ऐसे में, अगर आप डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे होंगे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसी तरह अब ये एजुकेशन कौन सी एजुकेशन, जब आप सिविक एजुकेशन की बात कर रहे होंगे ताकि सोशल इंटॉलरेंस को हल किया जा सके। इसी तरह सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आप जॉन एफ कैनेडी की इस कोट का हवाला दे सकते हैं कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वो जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट मैंने अपने ऐसे में डिस्कस किया है आउटलाइन में, तो आप अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में इन दो कोटेशन का हवाला भी दे सकते हैं कि इनटॉलरेंस इज इट सेल्फ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। महात्मा गांधी के कोट से स्टार्ट करें ऐसे को, इस या एंड कर दें अपने ऐसे को। इसी तरह वी कैन डिसएग्री एंड स्टिल लव ईच अदर, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐसे यानी इनटॉलरेंस कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन का जो ऐसे है, इस ऐसे के ऊपर
जो आउटलाइन है जो अब मैंने आपके साथ डिस्कस की, आपको ये पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। मैंने इसे ऐसे को मैंने इंटॉलरेंस कॉजेज इंपैक्ट्स एंड सोल्यूशन के ऊपर आपको बुक्स भी बताई जो आप कोट कर सकते हैं, कोटेशन भी बताई जो आप कोट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बताई जो आप कोट कर सकते हैं, और कुछ रिसर्च इंडिसेस भी बताए जो आप कोट कर सकते हैं। मैं अपने आने वाले लेक्चर में एक और ऐसे के टॉपिक के ऊपर आउटलाइन बनाना और उसके जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की यूजफुल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क से, अपने कमेंट से मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। अल्लाह नगेबान। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक की नई आउटलाइन के साथ, इंशाल्लाह।